अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ीशानुल हक। आई एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। करंटली मैं जो है इस वक्त एक मुदारबा में कराची में काम कर रहा हूँ, वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर इन OLP मुदारबा। मेरे साथ हैं आज आमिर रशीद साहब। आमिर रशीद साहब इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका बहुत वसी तजर्बा है, ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में, बट आल्सो उनका इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी ऊपर बहुत वसी तजर्बा रखते हैं उसके ऊपर भी। तो आमिर जो है वो टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर के साथ भी एसोसिएटेड है और टैक्स के ऊपर उनकी बहुत गहरी नज़र है। आपने गाहे बगाहे उनके पॉडकास्ट जो हैं टैक्स के ऊपर बड़ी माइन्यूटली और बड़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट देखी होंगी आपने उनकी, जिसमें वो रहनुमाई करते रहते हैं इंडस्ट्री की और उसके बारे में अपने व्यूअर्स को बताते रहते हैं। जी आज हमें मौका मिला है उनसे बात करने का। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम दिया कि हम आज की पॉडकास्ट में जो है कोशिश ये करेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान के अंदर जो प्रेवेलेंट है उसको समझ सकें, उसको देख सकें। बिकॉज़ आम आदमी के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स हर कोई हमेशा से देता है, लेकिन इस वक्त जो करंट रजीम में हमारे ऊपर जो टैक्स की जो अप्लाई किया है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं। अगर अब मुझे माइंड माई वर्ड्स तो वो लोगों की चीखें निकल गई हैं जी। एग्जैक्ट। तो उसके लिए मैंने इसको बहुत मुनासिब समझा कि आमिर साहब से हम टाइम लेके उनसे जो है टैक्स के ऊपर एक पूरी की पूरी इंसाइट जो आमिर साहब से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। आमिर साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसी ज़माने में कहा था कि जी दुनिया में दो चीज़ें जो है वो सर्टन है, एक तो है मौत और दूसरी है टैक्स। पाकिस्तान के केस में लगता है टैक्स और मौत एक ही चीज़ है कि जो इस वक्त सिचुएशन आई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कि वो टैक्सों को देख के तो मौत को याद करने लगे। तो इस दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अब आपसे जो है सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आपसे जो है आपसे हमें एक बड़े कैंडिड और ओपन किस्म की आपसे डिस्कशन की तवक्को है। ऑलवेज वेलकम। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, ये टैक्स जो है व्हाट इज़ टैक्स, ये टैक्स है क्या चीज़, और थोड़ा सा ये भी ब्रीफ बताइए कि ये इवॉल्व कैसे हुआ टैक्सेशन का सिस्टम, क्यों मैनकाइंड को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान साहब। सबसे पहले आप ऑल द वे यू ट्रैवल्ड फ्रॉम कराची। कराची में अगर टैक्स और पर्टिकुलरली इस बजट के बारे में अप्रीहेंशन और कोई ह्यू एंड क्राई है तो इसका मतलब ये है कि वाकई ही इस बजट में समथिंग सीरियस है जो इम्पैक्ट कर रही है बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को, क्योंकि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल हब है वो कराची है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा कराची में है, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो भी सारी कराची के थ्रू रूट हो रही होती है। तो डेफिनेटली हम टैक्स के ऊपर बात करते हैं, एवरीबडी इज़ वरीड। सबसे ज़्यादा वरीसम ये है कि जो हमारी लो इनकम क्लास है वो बहुत बैडली इफेक्ट हुई है। कमिंग टू योर क्वेश्चन पर्टिकुलरली, टैक्स की हिस्ट्री क्या है। अगर हम टैक्स की हिस्ट्री में जाएं तो थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री किसी भी जब स्टेट्स को रन करने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती रही है। हिस्टोरिकली जो गवर्नमेंट्स थी, जो स्टेट्स थी, वो टैक्स लगाती रही हैं बाय डिफरेंट टर्म्स। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त वो टैक्स की ही बात हो। आप रोमन हिस्ट्री में देख लें, वहाँ पे भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किया जाता रहा है। प्री इस्लाम जो सिविलाइजेशंस थी वहाँ पे भी टैक्सेशन के निज़ाम मौजूद थे। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो सिंस द अराइवल ऑफ इस्लाम ज़कात का एक बहुत वेलफेयर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आज भी दुनिया में ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप ज़कात का निज़ाम पर्टिकुलरली इस्लामिक कंट्रीज़ में आप लगा दें तो शायद आपको किसी और टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये एक सेपरेट डिबेट है। अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो ब्रिटिश एरिया में पहली दफ़ा फॉर्मल टैक्स का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1880 के करीब। पहला टैक्स का जो लॉ था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन द नेम ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हुई तो ब्रिटिशर्स वर आउट ऑफ फाइनेंसेस, तो उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2022 आई गेस वो लगाया। 1918 में एक टैक्स का आया था, फिर उन्होंने लेटरली उसको इम्प्रूव किया, इनकम टैक्स एक्ट 1922।
बाय एंड लार्ज आफ्टर पार्टीशन वी अडॉप्टेड दैट टैक्स, और 1979 तक जनरल ज़िया के ऑर्डिनेंस तक वही टैक्स चलता रहा, इंप्रूवमेंट्स होती रही, लोकलाइज होता रहा, और फिर 2001 में अगेन जनरल मुशर्रफ साहब ने एक नया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया विद द इंटेंशन कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पे जिस दिन लॉ इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई कि इट वाज अगेन सेड कि यार इससे बेहतर था पहले ही चलने देते। तो ये पाकिस्तान में टैक्स की हिस्ट्री है जिसको हम आज डील कर रहे हैं। थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स की हिस्ट्री जो है ब्रीफली आपने डिस्क्राइब कर दिया। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि वी वांट टू कवर द टैक्सेशन सिस्टम एज अ होल ऑफ द कंट्री। इस वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने सवालात को भी छोटा रखें, और मतलब कि आमिर साहब हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एवरीथिंग, लेकिन उनको भी हमने इससे रिक्वेस्ट की है कि मिनिमम टाइम में जो है हमें रिस्पांस दें, सो दैट कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें जो डिग कर सकें इनके साथ। तो आमिर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये बताइए, आपके टेक्स्ट बुक में आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि किसी भी जो टैक्सेशन सिस्टम है वो तो उसको कुछ सर्टन पिलर्स जो हैं या जिनको कैनन्स कहते हैं, कैनन को वैसे तो असूल के तौर पे असूल कहते हैं उसको, तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन या एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। पाकिस्तान के केस में ये कैनन वो तोप वाला बन जाता है वैसे हमेशा, कि कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। 4 कैनन्स थे, तो विच वाज लाइक कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इकोनॉमिक्स, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो आपसे इनपुट ये चाहिए कि सब नंबर 1 ये कैनन है क्या, मतलब कि, और नंबर 2 ये कैनन कैसे अडॉप्ट हुए हैं पाकिस्तान के टैक्स के सिस्टम के अंदर। थैंक यू जियान। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम जो है किस तरह से प्रिवेल करेगा, किस तरह से फ्लॉरिश करेगा, किस तरह से रेगुलेट होगा, इनकी जो बेसिस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहा था। वाकई पाकिस्तान में तो अगर कैनन की बात करें तो टैक्स पेयर को कैनन में उड़ा दिया जाता है, लेकिन अगर आप एडम स्मिथ के कैनन्स की बात करें तो फर्स्ट इज़ इक्वालिटी। एडम स्मिथ का कहना ये है कि हर पर्सन को अपना जो प्रोपोर्शनेट टैक्स है वो उसका बर्डन लेना चाहिए। द सेकंड इज़ कि वो सर्टन होना चाहिए, यानी मैंने कितना टैक्स पे करना है, मेरे बिजनेस ने कितना टैक्स पे करना है, द अदर पर्सन व्हाट टैक्स ही हैज़ टू पे, क्वांटिफाई कर सके विद सर्टेनिटी। ये थर्ड उसका पिलर था जो टैक्सेशन सिस्टम का था। फिर कन्वीनियंस है। देखिए, कन्वीनियंस का अगर आप 200 साल पहले इमेजिन करें तो क्या कन्वीनियंस होगी जो आज ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन और जो उसका नेक्स्ट स्टेप है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसने इसके अंदर कन्वीनियंस पैदा की है। आज से 10 साल पहले टैक्स जमा कराना ये एक अपहिल टास्क होता था, आप आज डिजिटली अपने अकाउंट से एक ऐप से आप टैक्स पे कर सकते हैं। रियली इट इज़ अ कैनन, इट्स अ पिलर ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। एंड द लास्ट वन वाज इकोनॉमी। पाकिस्तान में इसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। इकोनॉमी इज़ के टैक्स का जो कलेक्शन का सिस्टम है दैट मस्ट बी इकोनॉमिकल, इस तरह से कि उसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इतनी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि वो जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है उसका मेजर पोर्शन आपका कलेक्शन में ही लग जाए और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने टैक्स कलेक्ट किया उसके लिए कुछ पैसे ही ना बचे। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इमर्जेस मैनी अदर कैनन्स, जिसमें एक बहुत बड़ा जो कैनन जिसको हम कहते हैं बेसिस भी होती है किसी टैक्सेशन सिस्टम की, दैट इज़ कि प्रोग्रेसिव है। अब ये जो एक कैनन है वो प्रोग्रेसिव है, यानी हाई इनकम इंडिविजुअल्स, high income organizations, corporations will bear more burden of tax, low income people will bear lower income of tax। this और ये इवॉल्व होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टैक्सेशन सिस्टम पे जिसके दुनिया और पाकिस्तान का निज़ाम खड़ा है। अच्छा, आपसे इस पे आपका ओपिनियन ऑब्वियसली हम चाह रहे होंगे कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो क्या है। कि पाकिस्तान के केस में अगर हम ये देखते हैं कि कैनन ऑफ इक्विटी है फॉर इंस्टेंस, उसमें जी ज़्यादा इनकम है और ज़्यादा टैक्स है, कम इनकम है और कम टैक्स है, तो इसका कोई आपको एप्लीकेशन नज़र आती है कि जी कैनन ऑफ इक्विटी यहाँ पे जो है उसी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है या अप्लाई हो रहा है जैसे कैनन जो है जिस तरीके से एडम स्मिथ या फॉर इंस्टेंस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो है अपने दिमाग में सोचा हुआ था। एंड विल डिस्कस दिस वन बाय वन, देन कन्वीनियंस, फिर इकोनॉमी, फिर सर्टेनिटी, वो काइंडली ज़रा उसके ऊपर वेरी राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। थ्योरेटिकली कैनन ऑफ इक्वालिटी या प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन जिसको हम कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का थ्योरेटिकली एग्जिस्ट्स।
कुछ इनकम्स हैं जिनके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है, फॉर इंस्टेंस सैलरी है, सैलरी के ऊपर जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसका टैक्स कम है। इसी तरह से बाकी जो हेड्स ऑफ इनकम है उनका भी टैक्सेशन का पैटर्न इसी तरह से ही है। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनमें ये कैनन या ये जो पिलर है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। लाइक विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, आप मोबाइल यूजेज के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करते हैं, आपकी सेम परसेंटेज है जो आप सारे के सारी टेलीकॉम कंपनियों को विद ऑन द सेम एक्टिवेशन और जो कम्युनिकेशन के ऊपर जो मोबाइल सिम्स के ऊपर टैक्स है वो सेम है हर एक के लिए रेट। एक रेडी वाले के ऊपर भी उसी की तरह से ज़ीशान टैक्स है, और एक बंदा जो एयरक्राफ्ट होल्ड करता है उसके ऊपर भी सेम टैक्स है। और इस बजट में अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो विदहेल्ड हो जाती है एज सुन एज आप कोई भी बैलेंस उसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी है इस वक्त पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी या हमारी अपनी खुद से डिजिटलाइजेशन इतनी नहीं हो सकी कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल अगर आप पावर सेक्टर में जाएं तो गवर्नमेंट का ये ख्याल होता है कि हम जो लो इनकम या जो लो कंजम्पशन वाले लोग हैं उनको कोई फेवर एक्सटेंड कर सकें, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना और उन तक जो डिफरेंस है कोई फैसिलिटेशन पहुंचाना भी सेम इज़ द केस विद टैक्सेस। ओके, एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी भी एक जो है जिसमें हमने कहा कि जी वो टैक्स की इकोनॉमी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये हमने टैक्स कलेक्ट करना है और 150 रुपये हमने खर्च कर देना है। तो मुझे याद आती है शब्बर जैदी की एक बात। तो वो शब्बर जैदी के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने की। उन्होंने कहा कि जी डिजिटाइजेशन से जो है हम FBR के 70 से 80% लोगों को घर भेज सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें इनपुट दीजिए, क्या इकोनॉमी कैनन ऑफ इकोनॉमी को भी मतलब कि वी आर वी एडहेरिंग टू दैट, और कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? शब्बर जैदी साहब तो डेफिनेटली हमारे मुल्क का प्राइड हैं और बहुत बड़े टैक्स के कंसल्टेंट हैं, उनकी बात से तो नेगेट नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली सोचता होता हूँ कि मेरा किसी भी इदारे में मैं कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को स्पेयर नहीं करने के हक़ में होता। अगर आपके पास वो स्पेयर हो गया है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी या कोई भी आपने उसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की है तो आप उसको कहीं और यूटिलाइज़ करते हैं और आप किसी और उसमें प्रॉपर वे में उससे कोई आप ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें तो इकोनॉमी और एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर आप ये बात करें कि ये इसका इम्पैक्ट कितना है तो आप ये देखें कि हम ICAP के फोरम से कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस बैंकों में ड्रॉप होते हैं विद ऑल यूटिलिटी बिल्स वो प्रॉपरली FBR तक नहीं पहुंच रहे होते। तो हम फॉर ईयर्स हम ये सजेस्ट करते आ रहे हैं FBR को कि जैसे ही हम बिजली, गैस, टेलीफोन का बिल जमा कराएं जिसके अंदर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आ रहा है, बैंक को आप कहें कि वो उसी वक्त इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के FBR के या स्टेट के अकाउंट में जाए। लेकिन साल से कहने के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा। बैंक्स टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर अपने पीरियोडिक और अपने सिस्टम्स के मुताबिक वो FBR के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर FBR का आप एक अकाउंट हर बैंक में खुला हुआ जो कि डेफिनेटली होता है और वो टैक्स बाय लॉ पाबंद किया जाए कि जैसे ही आज अगर 100,000 बिल जमा हुआ तो इमीडिएटली उसका टैक्स FBR में जाना चाहिए। तो ये डिजिटलाइजेशन ऑटोमेसिंग अभी मिसिंग है। अदरवाइज हमारा अगर बात करें ओवरऑल FBR का सिस्टम तो ये दुनिया में एक अच्छी जगह पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। ऑब्वियसली आमिर साहब, जो अब हम आगे जो है FBR के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इसके सिस्टम के ऊपर भी हम आपसे इंसाइट लेंगे आपकी कि क्या FBR का क्या सिस्टम है। तो उस पर हम आगे आपसे ऑब्वियसली इसके ऊपर इनपुट लेंगे। तो हमने डिस्कस किया टैक्सेशन को, उसके क्या असूल या कैनन्स क्या होते हैं टैक्सेशन को। फिर अब हम अगर इसको नैरो डाउन करते जाए पाकिस्तान के रेफरेंस में, तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि कौन कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, जिसमें मतलब कि लोकल, प्रोविंशियल और फेडरल टैक्सेस जो हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो पूरी की पूरी जो मशीनरी है ये कैसे ऑपरेट करती है जी? काइंडली देखिए जी, पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली टैक्सेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसको कहा जाता है जहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी जो आपने टैक्स पे करना है वो आपने अपनी पॉकेट से पे करना है। अगर मेरी सैलरी मुझे मिल रही है तो उसमें से टैक्स मैंने पे करना है।
द अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स और दुनिया में वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि इस टैक्स का इम्पैक्ट टैक्स पे करने वाले पे नहीं है, जो अल्टीमेट बायर या कंज्यूमर है उसके ऊपर है। जैसे इफ़ यू बाय अ शू, आप 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का एक शू खरीदते हैं, उसके ऊपर 18% GST है। वो किसी भी शू मैन्युफैक्चरर ने या रिटेलर ने पे नहीं करना होता। वो क्या करेगा, आपका बिल बनाएगा 10,000 रुपये का शू और उसके ऊपर 18% आपसे एडिशनल लेगा। बीइंग ए कंज्यूमर आप दे रहे हैं। अगर इसको आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सप्लाई चेन में लाएं तो एक जो सप्लाई चेन का जो पार्ट है वो अगले को पास ऑन करता है, उससे अगले को पास ऑन करता है। बाय थ्योरी ये कंजम्पशन टैक्स है और इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट जो है वो पे करने वाले का नहीं, कंज्यूमशन वाले। तो दो ये बन गए। उसके बाद फिर फेडरेशन के लेवल पे टैक्सेस होते हैं, प्रोविंसेस के लेवल पे टैक्स होते हैं और लोकल गवर्नमेंट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी टैक्स डिफरेंट जो है वो चार्ज कर लेती है। अब सब इसमें ज़रा काइंडली बताइएगा कि हम जो मतलब कि ऑक्ट्राई का एक बड़ा ज़माना होता था, आप भी गुजरते होंगे शाहराहों से, हम भी गुजरते रहे। तो वो एक चुंगी उसको कहते थे, चुंगी लगा के खड़े होते थे लोग, वो क्रॉस करना पड़ता था। तो आपने बड़ा ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करके दिया कि देर आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके ऊपर भी हम आपसे मज़ीद इस पर भी डिटेल करेंगे। ये जो लोकल टैक्सेस हैं, जो किसी भी शहर का टैक्स है, फिर उसके बाद किसी भी सूबे का टैक्स है और कोई फिर उसके बाद फेडरेशन का टैक्सेस है, ये कौन कौन से हैं मतलब? और फिर इनको अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी डिस्क्राइब करना चाहें तो वो भी हमारे लिए कर दीजिए। तो ये जो हायरार्की है टैक्सेस की और इसकी यूटिलाइजेशन भी, फॉर इंस्टेंस ये भी हमें समझा दें कि जो लोकल टैक्स है वो किसके लिए यूज़ करेंगे, प्रोविंशियल जो है वो कैसे यूज़ होगा और उसके बाद जो फेडरेशन का टैक्स है वो कैसे यूज़ होगा। तो उसके बारे में काइंडली हमें बताइए। देखिए जी, जो लोकल गवर्नमेंट्स टैक्स लगाती है ना, आपकी म्यूनसिपैलिटी है, आपका जो सिटी है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस कहा जाता है, लोकल टैक्सेस कहा जाता है। यहाँ पे आपने बात जिक्र की ऑक्ट्राई वगैरह की, ये एप्लीकेबल होते हैं। फिर डिफरेंट किस्म के आपको टोकन टैक्स पे करने पड़ते हैं और टॉल टैक्सेस पे करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो टैक्स पे करेगा, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, उन्होंने छोटे छोटे टैक्स पे किए हुए। फिर सिटीज़ ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाए होते हैं, फेडरेशन ने अपने लेवल प्रोविंसेस ने अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट के। फिर प्रोविंसेस के टैक्स, जैसे पाकिस्तान में सिंध जो है वो जो अपने टैक्सेस लगाएगा वो सिंध के प्रोविंशियल टैक्सेस कहलाएंगे, जिसमें सेल्स टैक्स आता है, फिर उनके एक्साइज टैक्सेस आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस आते हैं, फिर कुछ वेरियस फ्रेट फॉरवर्डर और इस तरह के ऊपर जो टैक्सेस लगाते हैं इनको वो कहा जाता है। एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोविंसेस टैक्स लगाते हैं। ये जो फॉर्म 35 में डीसीज वगैरह पे करते हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। ये सूबे ही यूज़ करते हैं। जो लोकल टाउन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो लोकल टाउन्स यूज़ करते हैं। जो प्रोविंस के लेवल पे कलेक्ट किया जाता है वो प्रोविंसेस यूज़ करते हैं। फेडरेशन के लेवल के ऊपर फेडरेशन इनकम टैक्स लगा सकती है ऑन कॉरपोरेशन, सेल्स टैक्स लगा सकती है ऑन गुड्स, कस्टम ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्सेस ये लगा सकती है। और फेडरेशन अपने एक्सपेंसेस निकाल के कुछ डिफरेंट एलोकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एलोकेशंस निकाल के रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो फेडरेशन एक दफ़ा फिर प्रोविंसेस को पास कर देती है। अच्छा आमिर साहब, इसमें देखिए ये ज़रा बताइएगा कि मतलब कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मतलब कि हमने बेसिकली इसको फेडरल और प्रोविंशियल और लोकल के साथ डिस्कस करने का मकसद हमारा ये है कि बिकॉज़ ये टैक्सेस भी जो लोकल, फेडरल और जो प्रोविंशियल हैं वो डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे। तो इनका लाइक जो हमारे मुल्क में इसका जो स्ट्रक्चर प्रिवेल कर रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो लाइक कैसे ऑपरेट कर रहा है कि हमारे यहाँ कौन से टैक्सेस ज़्यादा हैं, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, और कौन से टैक्सेस जो टैक्स की जो थ्योरी, अगर हम थ्योरी की बात करें, बेहतर है कि डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा बेहतर हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा बेहतर हैं। और इसको अगर आप रेफरेंस दें कंट्री लाइक पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, उसके रेफरेंस से भी ज़रा थोड़ी बात करें इसके ऊपर, तो हमारे व्यूअर्स के लिए और उनको ज़रा व्यूअर्स के लिए आसान करें इसको। देखिए ये ना दुनिया में जहाँ पर भी टैक्स लगाया जाता है उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव होता है वो कंट्री को अपना रेवेन्यू चाहिए होता है स्टेट को रन करने के लिए। टैक्स को अगर आप थ्योरेटिकली पूछें ना, प्रैक्टिकली पूछें, तो आप ये देखें कि अगर आप स्टेट को एक इंजन समझें जिसके पीछे सारे डब्बे हुए हैं, वो स्टेट को रन कर रहा है, तो टैक्स उस इंजन का फ्यूल है।
याद रखिए कि अगर आप टैक्स पे करेंगे तो वो फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो स्टेट का इंजन रन करेगा। स्टेट को वो टैक्सेस क्यों चाहिए होते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर पीपल, फॉर द डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल जो एनिमीज़ और एक्सटर्नल जो बॉडीज़ हैं उससे, फिर इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए, फिर कुछ स्ट्रेटेजिक पाथवेज होते हैं। स्ट्रेटेजिक पाथवे में क्या होता है, आप डेवलप्ड एरिया से या हाई नेटवर्क पीपल से आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं उन पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हैं। फिर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं आप उनको सब्सिडाइज करते हैं। फिर कुछ जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत महंगी है, आप उनको उसके अंदर को टैक्स का पोर्शन पुट अप करके जो लो इनकम पीपल होते हैं आप उनको उसके लिए फीड कर सकते हैं। तो टैक्स ऑब्जेक्टिवली जो है वो स्टेट वेलफेयर के लिए यूज़ करती है, जिसमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है। ऑब्जेक्टिव स्टेट का ये होता है। तो जैसे इसके बाद आमिर साहब एक जो टॉपिक जो मैं आपसे आगे जिसके ऊपर आपसे इनपुट लेना चाह रहा हूँ वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, दैट इज़ 18th अमेंडमेंट। तो ये ज़रा बताएं कि 18th अमेंडमेंट और उसका जो है इम्पेक्ट स्पेसिफिकली, बाकी बहुत सारी जगहों पे उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है, टैक्सेशन के सिस्टम के ऊपर क्या उसका इम्पेक्ट हुआ है, ज़रा उसके ऊपर ज़रा अपना इनपुट दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन वो नॉलेज का पार्ट है जो आम लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो आप 18th अमेंडमेंट का पूछेंगे, पढ़े लिखे लोगों को भी नो बडी विल नो। हालांकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था। देखिए, इसका पहले एक बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लें। बैकग्राउंड ये था कि जब हम वॉर और टेरर में से गुजर रहे थे तो स्टेट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ एक ये प्रॉब्लम भी फेस हो रहा था कि स्टेट के जो डिफरेंट यूनिट्स थे, जहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रोविंसेस कहलाते हैं, उनका ऑब्जेक्शन या उनकी जो अप्रीहेंशंस ये आती थी कि जी हमारे पास रेवेन्यू नहीं है स्पेंड करने के लिए, हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करें। जो फेडरेशन है वो कहती थी कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर को कुछ हद तक तो खुद कंट्रोल करें। वो कहते थे एक हमारे पास ये नहीं है। दूसरा वो ये कहते थे कि जी हमें कुछ ऑटोनॉमी चाहिए टू सर्टन एक्सटेंट, कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी उसके पीछे होते हैं। तो फिर ये एक 18th अमेंडमेंट पास की गई थी। आप इसको बहुत सारा लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर फेडरेशन हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाएगी तो फेडरल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लोगों के हार्ट्स के ज़्यादा नज़दीक होती है और लोगों की ज़्यादा अप्रोच में होती है, वो उसके पास भी कुशन होना चाहिए कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। 18th अमेंडमेंट में कुछ दो मेजर चीज़ें थी। एक चीज़ ये थी कि जिस जगह से, जिस लोकेशन से जो नेचुरल रिसोर्स पैदा होगा उस पर पहला राइट उस जुरिस्डिक्शन का है, उस एरिया का है। ये एक वो चीज़ है जो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है टैक्सेशन। टैक्सेशन में ये कहा गया था कि फेडरेशन जो है कुछ टैक्सिंग पावर्स प्रोविंसेस को पास ऑन करेगी। उसमें तय ये हुआ कि जो सेल्स टैक्स है, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का करें स्टडी तो उसमें टैक्सिंग के हवाले से एक शेड्यूल है वहाँ पे। उस शेड्यूल में 3 टेबल्स हैं, उसमें कुछ एंट्रीज़ हैं जहाँ पे टैक्स लगाए जाते हैं। कुछ फेडरेशन के पास पावर थी, कुछ प्रोविंसेस के पास पावर थी। जैसे फेडरेशन इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती थी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर टैक्स लगा सकती थी, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा सकती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा सकती थी। प्रोविंसेस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते थे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स लगाते थे, और एक कंकरेंट लिस्ट एग्जिस्ट करती थी। वो कंकरेंट लिस्ट में फेडरेशन और सूबे दोनों का, सिंपलिसिटी के लिए कह लो, दोनों के पास पावर होती थी। उस कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म किया गया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स गुड्स और सर्विसेज का जो था बाय कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया कि सूबे लगाएंगे। उन कॉन्स्टिट्यूएंट टू दैट अमेंडमेंट हर सूबे ने अपनी एक रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई। सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनी। इन्होंने सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इनके लॉज बने और ये बहुत मैच्योर हो चुके हैं। और मेरी अगर आप ज़ाती तौर पे राय समझें तो ये बहुत अच्छा स्टेप था, पर्टिकुलरली शिफ्टिंग सम रेवेन्यू। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी प्रोविंसेस को पास ऑन कर देना चाहिए। अच्छा, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर आप काफ़ी एम्फेसिस दे रहे हैं कि ये प्रोविंसेस को पास ऑन कर देना चाहिए। तो इसमें ज़रा काइंडली ये बताइएगा, और अगर इफ़ विद सम 1 or 2 एग्जांपल्स के लाइक जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लगाया सूबों ने,
तो उससे लाइक क्वांटिटी में तो अगर आप क्वांटम में तो अगर बता पाए तो दैट वुड बी गुड। अगर हमें एक उसमें बताएं अंडरस्टैंडिंग में कि उन्होंने सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाया उससे कितना रेवेन्यू उनका बेहतर हुआ, और अगर यही वो गुड्स के ऊपर भी सेल्स टैक्स अगर सूबे कलेक्ट करना शुरू कर दें तो क्या बेहतरी आ सकती है कि सूबों के रेवेन्यू जनरेशन। दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, जो सूबों का रेवेन्यू है ना जी, वो तो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें हमें सूबों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, इन लोगों ने अपनी अथॉरिटीज़ बनाई, वो मैच्योर हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मैच्योर हुई, और पंजाब और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी रैपिड ग्रोथ है। दे आर इनटू बिलियंस नाउ, ठीक है, और उनके बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं। और उसके जो दूसरी चीज़ है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, देखें हो क्या रहा है कि मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्टर की एग्जांपल देता हूं जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उसने एक टावर बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए जो उसका जो बाय द लॉ है ये कहा गया है कि कोई ऐसी सप्लाई जिसमें गुड्स भी हों और सर्विसेज भी हों, वो प्रोविंसेस के सर्विसेज के डोमेन में आ जाता है। अगर उसने फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका मुनाफा जो है वो 20 लाख रुपया है, 80 लाख रुपए की उसने गुड्स यूज़ की हैं, तो वो गुड्स के ऊपर जो टैक्स लग के आ रहा है वो फेडरेशन से लग के आ रहा है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत, और वो 100 रुपए की जो इनवॉइस है वो कर रहा है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के सेल्स टैक्स लॉ के तहत। उसको जो इनपुट मिल रहा है उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है। ये मेन वजह है जिसकी वजह से मैं बात समझता हूँ। और दूसरा ये कि आप थोड़ी सी लोगों की लाइफ आसान करें, इंटर प्रोविंशियल एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अगर एक बंदा, एक ही पर्सन, एक ही लीगल एंटिटी पंजाब में काम करती है, सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उसको 4 रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ रही। लॉजिस्टिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी बढ़ जाती। आप यकीन करें कि सर्विसेज से रिलेटेड लोग इस वक्त इतने अपसेट हैं। देखिए, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो ना, तो वहाँ पे आप कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, वहाँ पे रजिस्टर करा लें, ऑफिस बना लें, व्हाटएवर। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी है नहीं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आमिर साहब थैंक यू, आपने जो है एग्जांपल से हमें जो है बताया कि ये किस तरीके से इट कैन बी बेनिफिशियल। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा उसी से पर्टेन कर रहा है 18th अमेंडमेंट से। हो सकता है मतलब कि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविंसेस कि हमने एक किटी देखी है, नेशनल एक्सचेकर देखा है, जहाँ पे पैसे इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पे एक डिविजिबल पूल बनता है और उससे वो सूबों में पैसे वापस जाते हैं। तो वो जो फेडरेशन जो इनकम टैक्स इकट्ठा करती है, जो एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा करती है, जो भी उसके टैक्सेस हैं फेडरेशन के, वो इकट्ठा करती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, पंजाब में इतना चला गया, सिंध में इतना चला गया, खैबर पख्तूनख्वा में इतना चला गया, बलूचिस्तान में इतना चला गया। तो ये जो टैक्स इकट्ठा करते हैं सूबे, तो क्या इनका भी कोई मतलब कि वापस ये करते हैं इसको फेडरेशन को? इसको अगर हमें ख़ानदान की सूरत में देख लें तो जब एक बाप होता है, बेटे कमा नहीं रहे होते हैं, तो वो बाप जो है वो पैसे देता रहता है बच्चों को, और जिस वक्त वो बच्चे कमाने लग जाते हैं तो वो बच्चे जो है अपने बाप को पैसे देते हैं, चाहे उसको जेब खर्ची कह लें, जिस तरीके से भी कह सकते हैं। इस वक्त जो है 18th अमेंडमेंट को लेके बहुत ह्यू एंड क्राई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो क्या इस किस्म की कोई सिचुएशन होती है कि सूबे जो है वो पैसे फेडरेशन को दें किसी भी मद में, या कोई इस किस्म का कोई आपके अपने मतलब के ख्याल में कुछ इस किस्म की चीज़ हो सकती है जिससे रेवेन्यू जो है वो फेडरेशन का रेवेन्यू वो बेहतर हो जाए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको फैमिली के रेफरेंस से भी समझा जा सकता है। मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ थोड़ा सा ये क्या होगा कैसे। इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स की कलेक्शन है उसमें मेजर रेवेन्यू है, मेजर पोर्शन है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का। तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का मेजर पोर्शन है वो फेडरेशन के पास है। तो फेडरेशन जो एग्रीड परसेंटेज होती है वो प्रोविंसेस को फ्लो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, अगर आप इसको रिवर्स कर दें, आप प्रोविंसेस जो हैं उनकी टैक्सिंग पावर को इंक्रीज़ कर दें, तो फिर क्या होगा कि टैक्सेस की ज़्यादा कलेक्शन प्रोविंसेस के पास आ जाएगी। तो फिर प्रोविंसेस से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो फेडरेशन के एक्सपेंसेस के लिए वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें।
तो अगर ये वाइस वर्सा होगा, फेडरेशन के पास ज़्यादा कलेक्शन होगी तो वो फेडरेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे ना। इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रोविंसेस को एलोकेशन आती है फेडरेशन से, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसमें फेडरल कंट्रीब्यूट करती है, प्रोविंसेस जो हैं वो अपने रेवेन्यू खुद मैनेज करके जो अपनी डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो निकालते हैं वहाँ से। तो आमिर साहब, इसमें मतलब कि पॉलिटिकली स्पीकिंग ये थोड़ा सा शायद पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाए, हमारे ना ही हमारे ये फोरम की ये कोई बात है, ना ही मतलब कि हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर हम डिवॉल्व ज़्यादा कर दें अथॉरिटीज़ को टूवर्ड्स द प्रोविंसेस, एंड देन प्रोविंसेस से हम एक्सपेक्ट करें कि जी वो पैसा वापस करें फेडरेशन को, दैट इज़ होल मतलब कि एक नया सिस्टम की हम बात कर रहे होंगे, तो दैट कैन बी अ थिंग जिससे हमारी जो है इंटर प्रोविंशियल और फेडरेशन टू प्रोविंस का जो रिलेशनशिप है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हम शायद कलेक्शन भी ज़्यादा कर पाएँ। आपका एक कमेंट इस पे ब्रीफ। देखिए, ये एक हाईली पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है कि ये टैक्स से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, इससे बाद आमिर साहब बहुत सारी चीज़ों का हम अहाता अभी तक कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी रहती भी हैं, और तो आपसे जो है अभी नेक्स्ट हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि काइंडली जो इस वक्त हमारी जो टोटल टैक्स की किटी है उसमें जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो काइंडली एक ब्रीफली बता दीजिएगा सुनने वालों के लिए, एक तालिब इल्मों के लिए भी एक मतलब कि उनके लिए भी हो जाएगा और एक आम सुनने वाला उस आदमी को उसको भी पता चल जाएगा कि जो नेशनल टैक्स किटी में पैसे कहाँ से कंट्रीब्यूट होते हैं, किसके कौन से ज़राए से पैसे वहाँ पे कलेक्ट होते हैं। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इफ़ वी टेक पाकिस्तान एज ए फैमिली, यहाँ पे हम फैमिली की एग्जांपल दें तो फैमिली की इनकम क्या है और फैमिली एक्सपेंड कहाँ करती है। वेरी राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, आम आदमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें, जो इस मुल्क का रेवेन्यू है ना जी, वो 2-3 चीज़ों से डिटरमिन होता है। पहले यहाँ पे टैक्सेस की कलेक्शन है, अभी हम टैक्सेस की क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे। पूरी टैक्सेस की कलेक्शन है जो FBR कलेक्ट करता है। फिर FBR के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी हैं जो आते हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है कि अगर हम कलेक्शन की बात करें पूरे बजट की, तो इस वक्त जो टोटल बजट आउटले है वो कुछ 17-18 ट्रिलियन का है जो पाकिस्तान का बजट। उसमें से 12-13 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस के लिए टारगेट किया गया है और 4 से 5 ट्रिलियन जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। इसका अगर मैं आपको ब्रेकअप बताऊं तो इसके अंदर जो इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन बनेगा वो कोई 17% का बनेगा, टोटल बजट की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर सेल्स टैक्स का कंट्रीब्यूशन है वो 15% बनता है, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो 3% है, जो बोरोइंग है लोकल और फॉरेन वो को 44% है, और जो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ कंसिडर किए जाते हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं या कोई और इस तरह की प्रोसीड्स पाकिस्तान के पास आती हैं, उनको कोई 16% का कंट्रीब्यूशन है। तो दिस टोटल विल मेक समथिंग अराउंड 18 ट्रिलियन है जी। इस ट्रिलियन का अब देखिए आपके पास एक किटी आ गई, उसमें बुनियादी तौर पे ये पहले इनफ्लो नहीं बनता, पाकिस्तान में पहले आउटफ्लो बनता है, यानी पहले एक्सपेंसेस का बजट किया जाता है और फिर उसके लिए फाइनेंसिंग अरेंज की जाती है। तो हमारा आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो में हमारा जो पूरा बजट आता है उसके अंदर हमारा पहले एक नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत पहले सूबों का हिस्सा निकलता है, वो इस वक्त कोई 23% के करीब है। अब वो मेरा ख्याल है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शायद बन गई हुई है, मेरा ख्याल है, मुझे पूरा पता नहीं है। उसके बाद डेट सर्विसिंग है, जो आप डेट लेंगे वो आपने पे भी करना है। वो टोटल डेट सर्विसिंग जो है वो 31% लोकल है, 16% फॉरेन है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो बजट ड्रेन है वो डेट सर्विसिंग के ऊपर होता है। लोकल हमारा जो परसेंटेज है वो 31% है, मैं 2024-25 के बजट की बात कर रहा हूँ, और फॉरेन जो है वो 16% है। लेकिन फॉरेन पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब डॉलर एप्रिशिएट करता है और रुपी डेप्रिशिएट करता है तो वो फॉरेन डेट बैठे बैठे अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो फेडरेशन की कॉस्ट होती है, फेडरल एक्सपेंसेस हैं वो को 13% है, फिर डिफेंस का को 7% है, और बाकी छोटे मिसलिनियस जो है वहाँ पे आउटले है। अच्छा, अब इस 18 ट्रिलियन को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जनरेट करती है। आमिर साहब शुक्रिया। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे 2-3 क्वेश्चन इस सिलसिले में तैयार किए हुए थे, आपने एक ही उसमें जिसको है ना सबको एड्रेस कर दिए। तो मैं फिर डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ कि मुझे अपने सुनने वालों के लिए और स्पेशली जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए अगर आप चीज़ा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कि जैसे कि लोकल है, एक्सपोर्टर है, सैलीड है,
इनका जो बारी बारी आप पूछते जाएं, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सैलरीड की बात कर रहे थे। सैलरीड की बात कर रहे थे। तो 2024-25 का जो बजट है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो सैलरीड क्लास के ऊपर है। वो क्यों है? देखिए, वी बिन पासिंग थ्रू इकोनॉमिक केओस फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड। मैं पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं कर रहा, जो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है उससे हम बच नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी हो रहा है उसका जो देखें, हमारी इन्फ्लेशन पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बढ़ चुकी हुई है, ठीक है। फिर जब लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, उस कॉस्ट ऑफ लिविंग में जनरल सिर्फ फूड और ग्रोसरी और इन्फ्लेशन नहीं है, उसके अंदर कुछ इन्फ्लेशन ऐसी है जो अनबियरेबल है, जैसे पावर कॉस्ट है। आप जो आज आम एक घर में पानी का बिल 1500 रुपये आता था, वो इस वक्त 5000 रुपये है एक घर के अंदर, जिसको लाहौर में वासा पानी देता है, कराची में जो लोकल पानी की अथॉरिटी है वो देती है। सर 1500 कता कलामी माफ़, आपकी कराची में पानी जो है वो कराची वाटर KWSB से बहुत कम आता है, टैंकर से पानी लेते हैं हम कराची वाले जी। ठीक हो गया सर, ठीक हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लाहौर में एक आम जो घर था जिसको 1500 बिल आता था, दैट हैज़ जंप्ड टू 5000। गैस टाइम्स इंक्रीज हुई है, डबल ट्रिपल हुई है गैस का बिल, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजली के ऊपर। बिजली पहले तो अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो इस कॉस्ट के ऊपर है। आज मैं एक बयान पढ़ रहा था किसी लीडर का कि जी 60 रुपए के ऊपर पर यूनिट पे दुकानें नहीं चला जा। ये थ्योरेटिकल रेट है। जब आपको बिल आता है, तो मैंने एक आध दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, 78 रुपीज़ टोटल कॉस्ट थी। मुझे वो बताते हैं कि इसके अंदर इतना टैक्स है, इतना सेल टैक्स है। ओ भाई, मैंने तो 80 रुपए के करीब पर यूनिट पे किया है ना, मुझे वो सेल्स टैक्स रिफंड दे दें तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। इनकम टैक्स हमारे बिजनेसेस में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो भी किस तरह से एडजस्ट होता है वो हमें ही पता है। अब हम आ जाते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। सर, पहले आपने लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दी हुई है, इतनी ज़्यादा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऊपर से आपने ये किया है कि आपने सारे के सारे जो सैलरी टैक्स के स्लैब्स थे वो इंक्रीज़ किए हैं, सारे के सारे। आप 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। 1 लाख रुपए ले रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा हिट पड़ी है वो जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की ब्रैकेट थी, उसको तो उन्होंने टारगेट करके तो हिट किया है। अब आप देखें, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज़ हैं सारे के सारे स्लैब्स में लोगों के टैक्स। मुझे एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि यार मेरा टैक्स 45,000 रुपया पर मंथ इंक्रीज़ हुआ है। ओह माय गॉड। अब आप देखें कि आपने उस स्टेट ने उसको 45 कहता है यार मुझे मिलता क्या है, लेकिन मेरा 45,000 रुपये पर मंथ सिर्फ टैक्स इंक्रीज़ होगा, वो 4-5 लाख रुपए की ब्रैकेट में, ठीक है। और इसके साथ आपने सिर्फ वो लगाया, और फिर आपने जो 10 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर था उसको तो आपने समझा कि इसको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आपने उसके टैक्स के ऊपर 10% और सरचार्ज लगा दिया। चले, उसको हम डिबेट नहीं करते, ठीक है, वो 10 लाख रुपये पर मंथ ले रहा है, 1 करोड़ 20 लाख रुपया ले रहा है साल का, आपने उसको लगा दिया। लेकिन वो फिर क्या करेगा, वो किसी न किसी तरह से टैक्स इवेड करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ डार्कर साइड ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। अरे देखिए, इसमें आपने एक सरचार्ज का जिक्र किया, और सरचार्ज का जो अगर हम 10% सरचार्ज करते हैं वो टैक्स के ऊपर सरचार्ज है, एक्सपोज इनकम के ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल। तो मतलब कि किसके अगर कोई 45% की ब्रैकेट वाला आ जाता है तो 10% उसके ऊपर, अगर तो 49% आई गेस उसकी टैक्स का रेट बन जाता है। जी बिल्कुल। तो अब एक आदमी जो है वो एक प्रोफेशनल है फॉर इंस्टेंस, जो कि मतलब कोई 10 लाख से ज़्यादा तनख्वाह वाला, जो कोई अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा मतलब इनसाइट वाला क्वालिफाइड आदमी ही कोई प्रोफेशनल होगा, कोई जो कि 10 लाख रुपए की सैलरी ले रहा होगा। जब हम उससे 50% की टैक्स ले रहेंगे उससे, तो उसके पास तो आई गेस ये ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए। उसका मोटिवेशन जो है दैट वुड बी नो वेयर, कहीं पे भी नहीं होगी। एग्रीड, आई कांट डिसएग्री। सैलरी के बाद ज़रा बताइए, एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स जो है इसका क्या स्ट्रक्चरल क्या चेंजेस हुई है करंट टैक्स रिजीम के अंदर? देखें, सैलरीड इंडिविजुअल्स के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, डेफिनेटली वो हमारे भाई हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, जब मैं समझता हूँ इकनॉमी के साथ पाकिस्तान के, हम 1947 से लेके आज तक नेट इंपोर्टिंग कंट्री हैं। हमें हर वक्त फॉरेन एक्सचेंज, पर्टिकुलरली डॉलर की ज़रूरत होती है अपनी इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाता है वो एक्सपोर्ट सेक्टर है। एक्सपोर्ट सेक्टर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान फाइनल टैक्स रिजीम पे चलता है।
रेट्स अप डाउन होते रहे हैं पिछले, मेरा ख्याल है 2000 शायद 90 से एक्सपोर्टर के ऊपर 1% रेट है, जो भी फॉरेन प्रोसीड्स वो बाहर से लाता है बैंक उसका 1% डिडक्ट कर लेता है एंड दैट इज़ इट्स फाइनल टैक्स। अच्छा, इसकी जो लाइटर साइड थी वो क्या थी कि जितने के सारे प्रॉफिट एक्सपोर्टर के उसके बुक्स में आते थे, भले उसके अगर आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करें तो बहुत बंदा उसको पता था यार मैंने 1% पे कर दिया। वो क्या करता था, अपनी 100% प्रोसीड्स पाकिस्तान में लाता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने सबसे पहले तो उसको जो 1% था उसको इन्होंने मिनिमम टैक्स कर दिया है, यानी अब आप अपनी लीगल एंटिटी के मुताबिक उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी हाईएस्ट ब्रैकेट 45% है, मैं बिजनेस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, और अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी के ऊपर जो रेट है वो 29% है नॉर्मल रेट। अब आप अपने प्रॉफिट के ऊपर ये कैलकुलेट करेंगे और फिर इन्होंने 1% जो है वो और भी टैक्स लगा दिया है, वो भी कलेक्ट करेगा वही जो फॉरेन प्रोसीड्स रियलाइज़ कर रहा है पाकिस्तान में बैंक्स और जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं। तो अब क्या हो गया कि एक्सपोर्टर के 2% टैक्स डिडक्ट होगा, उसमें से कहा यह गया है कि जो 1% है अंडर सेक्शन 154 वो मिनिमम टैक्स है, यानी वो आपको किसी सूरत वापस नहीं मिलना, उससे भले आप लॉस में भी हो वो मिलना ही नहीं। और जो 1% 147 के तहत लगा है उसको कहा गया है कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है सर इसका, जो मोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है, लोग डेफिनेटली पाकिस्तान से बाहर प्रॉफिट को पार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, इंग्लैंड में दुबई में कंपनियां बनाएंगे, पहले इनवॉइसिंग उसको करेंगे, फिर वहां से आगे इनवॉइस होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स घूमेंगे। कोई भी ज्यूरिसडिक्शन इतने हाई लेवल ऑफ टैक्सेस पे नहीं कर सकती। लोग क्या करेंगे, अपना मेजर प्रॉफिट बाहर पार करेंगे। आपको इम्पैक्ट दो आएंगे। सबसे पहले अगर वो फॉर एग्जांपल 20% अपनी प्राइस बाहर पार करता है तो जो आपके फॉरेन प्रोसीड्स आ रहे थे वो 20% ड्रॉप हो गए। बिल्कुल। अगर उसके 20% फॉरेन प्रोसीड्स बाहर ड्रॉप हुए हैं तो एक तो डॉलर कम आए आपको, और दूसरा उस 20% पे जो आपने टैक्स लेना था वो भी कम, वो भी खत्म हो गया। पता नहीं ये किसने मशवरा दिया है, कुछ शायद IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैं इस पे एक्सपोर्टर्स के साथ हूँ। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि दुनिया में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो वो 10-10 साल की प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल सही है। आपने कोई प्लानिंग नहीं की और आपने वन फाइन मॉर्निंग उस बंदे को कहा जी अब आज से आपने ये वाला टैक्स पे करना है, ये बड़ा जुल्म है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ट्रांसफ़र प्राइसिंग ये होती है कि जो टैक्सिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर होती है कि वो आपके देखे कि आपने कहाँ पे दुनिया में वेल्थ पार्क की हुई है, और उस ट्रांसफ़र प्राइसिंग के तहत वो आपको टैक्स करने की कोशिश करती है हायर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ना कैपेसिटी है और ना कोई लीगल कवर मौजूद है उसको चेक करने के लिए। तो इस एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स के दो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। थोड़ा सा रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे लेकिन दो नेगेटिव ड्रास्टिक। साहब इसमें ये भी तो देखिए ना कि इस वक्त जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स देखें तो, और साइमल्टेनियसली इस वक्त जो करंटली जिस टाइम फ्रेम से हम गुजर रहे हैं काफ़ी प्रेशर में है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉस्ट को लेकर। इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसकी सिचुएशन, इंटरनेशनल ऑर्डर्स लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यूरोप अमेरिका में मार्केट्स की सिचुएशन है, और उसमें आप जो है टेक्सटाइलर को स्पेसिफिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपोर्टर सबसे बड़ा वही है, तो उसके ऊपर आप ये रजीम अगर अप्लाई कर देते तो ऑब्वियसली मतलब कि ये मल्टीपल इम्पैक्ट इसके हो गए। मतलब कि आपकी फॉरेन प्रोसीड्स जो हैं वो भी गिर जाएंगी जबकि आप नेट इम्पोर्टर हैं, आपको चाहिए, और जो इस वक्त ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में इंडस्ट्री चल रही है वो मज़ीद उसमें जो है प्रॉब्लम में जा सकती है। चलिए सर, इसके बाद जो है तीसरा जो है मैं थोड़ा सा आपकी बात ऐड कर दूँ यहाँ पे, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अच्छा, इसके अंदर ये मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 50 साल में दुनिया में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ है कि हम एक एग्रीकल्चर हैं जो आज की डेट में अदरक, लहसुन इंपोर्ट करते हैं, अदरक इंपोर्ट करते हैं, प्याज इंपोर्ट करते हैं, चीनी हमारी खत्म हो जाती है, और जो मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा कहता है कि जी हमारी कॉटन इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, वो पिछले कई सालों से, दिहाइयों से, बल्कि 3-4 दिहाइयों से हम कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त वो मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान से भी कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं।
यानी अफ़गानिस्तान पिछले 1 साल में इतना स्टेबल हो गया है कि वो पाकिस्तान को कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है। वजह क्या है कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं है। ओके। दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पर एकड़ यील्ड है वो मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गई हुई है। आपकी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पॉलिटिसाइज्ड वीसीज बैठे होते हैं, पीएचडीज पता नहीं लोगों ने कैसे की होती हैं। आप आज एग्रीकल्चर नहीं, आप दुनिया पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठ जाएं और आप उनके थीसिस निकाल के देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये पेपर रिसर्च हो रही है सारी की सारी। आमिर साहब, मतलब कि ये यहाँ पे बातें तो बहुत सी हैं करने को, मतलब कि टॉपिक जो हैं इस किस्म के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और पॉलिटिकल वो उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी जो डिस्कशन वो ऑब्जेक्टिव हो। एग्रीड। और उसमें जो है कम से कम इस किस्म बेसिकली वी आर पीपल, लोग हैं हम, जो हमारे दिल में दर्द होते हैं वो कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब कि मैं उनका नाम एक एक करके लेता जाता हूँ, वैसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सिर्फ आपसे यही कि एक में सेक्टर और है, जैसे लाइक वी कैन डिस्कस शुगर, वी कैन डिस्कस सीमेंट, टेक्सटाइल, एक्सपोर्टर्स, बैंक्स, सैलरी, फॉरेन रेमिटेंसेस, IT, ब्ला ब्ला। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक जो बड़ा जो इस वक्त आखिरी, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे, उसके ऊपर आप अपने जो दे सकें इनपुट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स वगैरह के ऊपर, अगर इसके ऊपर अगर आप अपनी इनपुट दे दें तो फिर हम जो है नेक्स्ट फेज़ जो है हमारा कास्ट का, उसकी तरफ चलते हैं। जो ये भी जो हमारा सेक्टर है जी, बिल्डर और डेवलपमेंट का सेक्टर, आप इसे ब्रॉडली रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर कह लें, ये भी पाकिस्तान में हमेशा से एक्सपीरियंसेस का जो एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। अनफॉर्चुनेट इसमें यह है कि इस सेक्टर ने भी कभी अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की। इस सेक्टर में बिल्डर डेवलपर जो अगर कहीं से को पार्टली अपने आप को रेगुलेट कर भी ले, तो इसके अंदर इतने इंटरमीडियरीज मौजूद हैं कि वो पीपल मेक बिलियंस आउट ऑफ दैट एंड दे बेयर टू पे एनी टैक्स, इवन अ पेनी। तो फिर हर बंदे की नज़रें भी उस पर होती हैं, इसी तरह से स्टेट की नज़रें भी उनके ऊपर ही होती हैं। ये पिछले मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 20 साल में इसके ऊपर इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको पर स्क्वायर मीटर के ऊपर लगाया। एक जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कोविड के दौरान एक एमनेस्टी अनाउंस की इसको बूस्ट देने के लिए। उस एमनेस्टी में इसको बूस्ट मिला भी, लेकिन उसके बाद फिर इसके ऊपर एक पर स्क्वायर फुट पर स्क्वायर मीटर अकॉर्डिंग टू द एरिया टैक्स लगाया गया। इस बजट में इसके ऊपर काफ़ी सारा टैक्सेशन इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो रियल एस्टेट की परचेज़ और सेल के ऊपर लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के 12% तक रेट लगाया गया हर ट्रांजैक्शन सेल और परचेज़ के ऊपर। फिर जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स जो पहले जो था 4 साल 6 साल और 2 साल के बाद जो है वो ज़ीरो हो जाता था, अब उसको होल्डिंग पीरियड वैसे ख़त्म कर दिया गया है। अब उसको फाइनेंशियल गेन के साथ ला के तो मस्ट टैक्स कर दिया गया हुआ है। देखिए दुनिया में अगर आप, मैं छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर होता है। उसकी अगर आपने एग्जांपल देनी है तो आप UAE को देख लें, इवन आप जो USA को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रियल एस्टेट सेक्टर इकोनॉमी का सेंटर होता है। दे बिल्ड द प्रोजेक्ट, दे बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और फिर जो है वो इकोनॉमी ग्रो करती है। UAE आपके सामने बेहतरीन एग्जांपल है, KSA इसको फॉलो कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी में भी पोटेंशियल है, लेकिन कुछ सेक्टर की अपनी जो है वो आप समझ लें कि इरेगुलरिटी है और कुछ स्टेट की है कि आजकल इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम है। ठीक हो गया, मतलब कि देखें सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स है और स्टेट का भी इसके ऊपर वही है। तो अगर नटशल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रजीम टैक्स का फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, तो ये रियल एस्टेट की कोई फ्लरिश या उसको डेवलप करने के लिए यूज़ नहीं होगा। It would be rather killing the real estate sector. Am I right in this assertion? You are partly right, लेकिन partly disagree भी किया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि देखें रियल एस्टेट सेक्टर जैसे फूड है ना, लोगों ने फूड खाना ही खाना है, जी जी, इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्टिविटी रुकती नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या उसमें इन्वेस्टर प्ले कर रहा है या एंड यूज़र है। ओके। तो एंड यूज़र की एक्टिविटी मौजूद रहेगी, जो इन्वेस्टर है वो चूंकि रेगुलेट नहीं होता तो वो एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन ये साइक्लिकल भी होती है। ओके। चूंकि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बड़ी बढ़ चुकी हुई है तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम है। ओके। ठीक है। और कुछ दूसरे रीज़न ये भी है कि गोल्ड और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज
और मेटल जो है वो इस वक्त लोग उसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये साइक्लिकल भी ज़्यादा है, लेकिन ये बहरहाल ये साइकिल एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर कभी ना कभी बूम आ भी जाता होता है। ओके आमिर साहब, हमने ना कास्ट के शुरू में एक कैनन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अब ऐसे बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में कैनन आ गया। मतलब आपने रियल इस्टेट के बारे में बताया, एक्सपोर्टर्स के बारे में बताया, सैलिड क्लास के बारे में बताया कि इनके ऊपर एक कैनन होना चाहिए, कैनन ऑफ सैनिटी के टैक्स अप्लाई कि सैनिटी शुड प्रिवेल। तो उस इसमें मतलब कि क्या, मतलब कि ओवरऑल कैनन ऑफ सैनिटी अगर हम बनाए तो क्या ये जो हुए हैं, तो आप मतलब कि और फिर हम कहें कि कैनन ऑफ सैनिटी का स्केल 1 to 10 है, तो ये आप कौन से स्केल पे रखेंगे इन टैक्सेस? ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह ये हुई है 1 से लेकर 10 तक कैनन ऑफ सैनिटी है और 1 से लेकर 10 तक नंबर है, आप बताएं क्या नंबर देंगे? देखें, जो एक्सपोर्ट्स जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स किया गया है ना, मैं इसको मिडिल में ही रखूँगा, को 5 के करीब रखूँगा। ठीक है, उन्होंने हायर इनकम को ज़्यादा टैक्स किया है, तो लेकिन अगर 2-4 लाख तक ना छेड़ते तो ज़्यादा बेहतर था। जो एक्सपोर्ट के ऊपर हुआ है, दिस इज़ एन इंसेन, टोटल इंसेन। लेकिन जो रियल इस्टेट के साथ टैक्सेशन हो रही है उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट राइट है, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर अपने आप को रेगुलेट नहीं कर रहा। ओके ठीक है, तो इसको इतना ही रहने दे काफ़ी। चलिए ठीक हो गया जी, मतलब कि हमने कैनन ऑफ सैनिटी में मतलब कि पासिंग मार्क्स दे दिए गवर्नमेंट को, दैट्स वेरी गुड जी। और एक जो है एक्सपर्ट के ओपिनियन का ये होना इज़ आल्सो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आमिर साहब, अब हम पॉडकास्ट के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब जो है क्वेश्चन हमारा जो है वो भी काफ़ी वो है, आप इसको बड़ा कह लें, मेरे लिए तो काफ़ी भारी है पूछना भी, कि ये इस FBI किस चीज़ का नाम है? ये कौन लोग हैं ये FBI वाले? FBI होता क्या और FBI करता क्या, और मेरी ज़िंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, किसी भी कंट्री के ना एक टैक्स रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है। पाकिस्तान में ये पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, फिर ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया। अगर आप एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से पूछें तो इफ़ेक्टिव तो डेफिनेटली है FBI, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सारे नंबर्स, सारी कलेक्शन FBI ही करता है। हम इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट में नहीं जाते। इसको आप इस तरह से देख लें कि अगर आप एक जगह पे बाकी सारे अगर आपके इदारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो फिर हम इसके ऊपर डिटेल डिबेट कर सकते हैं। जब आपके सारे के सारे स्टेट के इदारे हेविली ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया में मुझे बताएं कि कौन सी स्टील इंडस्ट्री जो है वो लॉस करती है? यार, लोगों ने छोटी छोटी कमरों के अंदर फर्नेस लगाई हुई हैं एंड दे आर मेकिंग बिलियंस आउट ऑफ दैट। ठीक है, और हमारी पाकिस्तान स्टील जो है वो सालाना क्या मंथली 4-5 अरब रुपए मेरा ख्याल है ब्लीड कर रही है। इसी तरह से दुनिया ने हमारे बाद 4-4 जहाज़ के साथ एयरलाइंस हैं सर, दे आर मेकिंग ह्यूज मनी। हमारी PIA 70-75 साल पुरानी एयरलाइन है एंड दे आर ड्रेनिंग ट्रिलियन। इसी तरह से रेलवे का हिसाब है, आप इंडिया हमारे साथ है, इंडियन रेलवे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने फॉलो करना है। अब आप आ जाए जो लोकल ट्राम सिस्टम हमने बनाया। आई विजिटेड इंडिया इन अर्ली डेकेड, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने उनका दिल्ली के अंदर जो ट्राम सिस्टम है ना, मैंने उसको स्टडी किया, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स लिखे हुए। आपको पता है प्रोजेक्ट का सबसे पहला हाईलाइट उन्होंने क्या लिखा? क्या जी? सर, उन्होंने लिखा था कि ये जो अंडरग्राउंड रेलवे है, दिस इज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम डे 1। ज़बरदस्त, पहले दिन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। और हमारे जो ट्राम सिस्टम्स हैं सारे के सारे, ये आई डोंट नो कि मैं उसके नहीं कह सकता, दे आर हेविली सब्सिडाइज्ड। ठीक है, तो ये इसी तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसमें एफिशिएंसी के इश्यूज भी हैं, माल प्रैक्टिसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपका रेगुलेटर है जो कमा के दे रहा है, वो भी वही कमा के दे रहा है। स्ट्रक्चर तो बताइए सर, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, स्टेट फेडरल गवर्नमेंट इसको ओन करती है, ऊपर एक चेयरमैन बैठा होता है, नीचे उसके कलेक्ट्रेट है। फिर कलेक्ट्रेट डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, विदहोल्डिंग टैक्सेस, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, B2B एग्जिस्ट करता था, अब वो नहीं करता, फिर ये नए कलेक्ट्रेट बनाते रहते हैं। ठीक है जी, फिर उसके नीचे पहले इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स अलग-अलग होता था, अब उसके नीचे अब सिर्फ कस्टम अलग रह गया हुआ है, बाकी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स उसका उन्होंने इनलैंड रेवेन्यू बना के तो वो सारा कर दिया। ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू यानी अब ऑफिसर्स एक ही, पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, अब फिर रीजन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रीजन्स में क्या है कि अगर हम कराची रीजन की बात करें, तो कराची रीजन के अंदर फिर डिफरेंट उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पहले उसकी जो आर्बिट्रेरी डिवीजन है वो है
कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस बनाए हुए हैं, कंपनीज और इससे रिलेटेड लोग वहाँ पे टैक्स होते हैं। फिर जो लार्ज हैवी बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स बनाए हुए हैं, और फिर जो बाकी जो लोग हैं उनको रीजनल टैक्स ऑफिस कहा जाता है। तो हर प्रोविंस में इस तरह से, हर रीजन में इस तरह से है, ठीक है। तो कंपनीज कॉर्पोरेट में आएंगी, लार्ज टैक्स पेयर एलटीओ में और बाकी आरटीओ में। उसके अंदर फिर जोन्स होते हैं, उन जोन्स में फिर चीफ कमिश्नर्स, असिस्टेंट, डेप्यूटी, एडिशनल, और फिर नीचे उनका स्टाफ होता है। मोस्टली लोग एफिशिएंटली प्रिवेल कर रहे होते हैं, चूँकि हमारी सारी की सारी टैक्सेशन जो है इस वक्त ऑलमोस्ट विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर चल रही है। लोग टैक्स जमा करा रहे होते हैं, ये लोग नंबर से इकट्ठे करते हैं। और कुछ अगर आप डिपार्टमेंट की साइड के ऊपर जाएं तो फेयर एनालिसिस उसी वक्त हो सकता है जब आप बैलेंस करें। देखिए डिपार्टमेंट के पास टैक्सिंग पावर्स क्या हैं। आपने सारी असेसमेंट को सेल्फ असेस कर दिया, और असेसमेंट को आप अमेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना हो। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की जो इटसेल्फ डेफिनेशन है वही अजीब सी कंफ्यूजिंग है। तो डिपार्टमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमें आप एनफोर्समेंट की पावर्स कितनी की देते हैं। डिपार्टमेंट के पास एनफोर्समेंट की पावर्स लिमिटेड सी हैं। खैर, अब वो शब्बर जैदी साहब ने जो अकाउंट्स अटैच करते थे वो बंद कर दिया था, वो दोबारा रीस्टेट होगा, वह अटैच भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके पास बैठे तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो ऑटोमेशन का सिस्टम है, मुझे इत्तेफाक हुआ है एक आध मुल्क और स्टडी करने का, वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम है। ओके, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जैसे दुनिया में हर जगह होती है, यहाँ पे भी मौजूद है। इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं सर, उसमें एफबीआर के टारगेट्स और उनकी रिकवरी जो है पिछले 2 सालों में, मतलब बिकॉज मेरा डायरेक्ट टैक्स के ऊपर कोई इतना वो नहीं होता है, खबरों से मुझे लगता है कि दे आर मीटिंग देयर टारगेट्स। यस दे आर मीटिंग देयर टारगेट्स। अभी आप पिछले साल की एग्जांपल ले लें, पिछले साल में उन्होंने अगर वो मिस भी करते हैं तो विद वेरी माइन्यूट परसेंटेज, ठीक है, बल्कि बाज़ औक़ात वो सरपास ही कर रहे होते हैं। अभी क्या हुआ है कि पिछले साल 2023-24 में जो उनका बजट टारगेट था वो 9 पॉइंट कुछ ट्रिलियन था। इस साल गवर्नमेंट ने उसको 12 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन कर दिया हुआ है, अराउंड 13 ट्रिलियन, 12.9 ट्रिलियन है मेरा ख्याल है, यानी 13 खरब रुपया इकट्ठा करना है उन्होंने। अच्छा, आप गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो 25-30% है, तो कोई भी अगर इम्पैक्ट आएगा तो 30% का वहाँ पे पास ऑन तो हो जाना चाहिए। एफबीआर में इस वक्त टारगेट सिस्टम चलता है, हर कलेक्ट्रेट में टारगेट्स दे दिए जाते हैं एंड दे कीप ऑन फॉलोइंग दैट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो भी रही है। विद होल्डिंग की असेसमेंट अब वो बड़ा इफेक्टिवली करते हैं, वहाँ से वो रेवेन्यू भी करते हैं। गवर्नमेंट ने, मैं चलते चलते बता दूँ, गवर्नमेंट ने एपलेट जो प्रोसीजर्स हैं उसमें बड़ी चेंजेस की हैं। उन चेंजेस की डार्क साइड भी हैं, अच्छी साइड भी हैं। अब आपने कमिश्नर अपील्स का जो फॉरम है उसको बिल्कुल ही इनइफेक्टिव सा कर दिया हुआ है, यानी उसने 2 करोड़ तक का सुनना है। मैं तो ये हैरान हूँ कि कमिश्नर अपील क्या सोचेगा कि यार मैंने सिर्फ जो कमिश्नर अपील जोन में बैठा हुआ है, कलेक्ट्रेट में बैठा हुआ है, वो ट्रिलियंस के, बिलियंस के, मिलियंस के केस भी हैंडल कर रहा है। जब कमिश्नर अपील के पास केस आता है तो वो पता लगता है जी 2 करोड़ से नीचे तक का केस है, तो वो उसने हैंडल करना है तो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में चला जाए। मैं ये समझता हूँ कि दे विल हैविंग अ गट फीलिंग एट देयर ओन, वहाँ पे इफेक्टिवनेस मुझे जो है वो बैडली हर्ट होने की उम्मीद है। अच्छा, चले सर, मुझे ये बताइए कि जो विद ऑल द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो IRS जो पाकिस्तान ने डेवलप किया और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर नई से नई इनोवेशन आ रही है, तो FBR कितना डिजिटाइज्ड है? दुनिया में ना इस वक्त 3 कॉन्सेप्ट हैं, ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं ब्रॉडली छोटी सी बात कर रहा हूँ। हम काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड तो हैं, डिजिटलाइज भी हैं काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी मैकेंजी को एक एग्रीमेंट किसी फॉरेन एड के तहत मैकेंजी को हायर किया है FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए। मेरा तो सबसे पहले उसके ऊपर इख्तलाफ ये है कि आपने वो एग्रीमेंट किस तरह से दिया है, किस बेसिस के ऊपर दिया है, ये भी नहीं हमें पता। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, अगला स्टेप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है, मैं समझता हूँ अगर आप ऑटोमेशन की बात करें तो 90% के करीब हम ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। डिजिटलाइजेशन में जो गैप्स होंगे वो आइडेंटिफाई होकर वो डिजिटलाइज हो जाएगा। अब हम, मेरा ख्याल है कि अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिसिस की तरफ चलना चाहिए। हमें सिस्टम्स को इस तरह से फीड करना चाहिए जो हमारे यहाँ, अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूँ, इनकम टैक्स में सबसे बड़ी बात है विद होल्डिंग टैक्स लोग डिडक्ट करते हैं या नहीं करते। हमें सिस्टम को इंटेलिजेंट करना चाहिए कि वो विद होल्डिंग टैक्स के जो लैप्सेस हैं वो पकड़े।
हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए, टैक्स पेयर के डेटाबेस को बैंकों की डेटाबेस के साथ लिंक करें। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए, जो हमारी होलसेल की मार्केट्स हैं वहाँ पे सारी कैश की डीलिंग्स होती हैं, आप उनको पकड़ें और वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए डाटा पिक करें। जो डाटा एफबीआर के पास अवेलेबल होता है उसको भी प्रोब करने की ज़रूरत होती है, तो क्वाइटली और फर्दर कुछ हो जाएगा। हमारे एफबीआर के सिस्टम्स काफ़ी बेहतर हैं। दैट्स आल्सो गुड न्यूज़ कि एफबीआर जो है उसके मतलब सिस्टम्स की हद तक जो है वो दोज आर वेरी गुड एंड माइन्यूट हैं। तो अब इसी सिलसिले में आप ये बताइए काइंडली कि हम जो डिजिटाइजेशन जो एक आम आदमी की लाइफ में आती है, वो लाइक पॉइंट ऑफ सेल है, पीओएस है, उसका एक कल्चर है, उसमें एफबीआर कितना इफेक्टिव हो सका है उसको करवाने में, इम्प्लीमेंट करवाने में, क्योंकि इसमें मतलब कि डिपार्टमेंट के साथ हमारा अपना जो है, जिसको मतलब कि मैं दुकानदार कहूँ या कोई भी है, वो बेसिकली वो हम ही है ना, वो तो उनका भी एक रिजेंटमेंट है। फिर उसमें किस हद तक जो है एफबीआर कामयाब हो सका है, और फिर पीओएस के बाद एक और है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में ज़रा बताइए। ये तीन मेजर स्टेप्स हैं हमारे। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को इंटीग्रेट करें रियल टाइम के साथ, ऑनलाइन इनवाइसिंग है और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करते, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर जो टैक्स पेयर है ना, उसका कंसर्न सिर्फ एक होता है कि क्या मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल लगा है तो क्या बाकियों के पास भी लगा है। ठीक है, और ये वैलिड है। अगर उसकी सारी की सारी सेल मॉनिटर हो रही है तो क्या साथ वाले की भी हो रही है, क्योंकि देखें मार्केट चलती है कॉम्पिटिटर के ऊपर। ठीक है, अगर वही मिल्क का पैकेट साथ वाली दुकान के ऊपर वो विदाउट सेल्स टैक्स पे कर रहा है, वो अगर 2 रुपये भी सस्ता कर देगा तो गाहक दूसरी दफ़ा उसके पास है। आमिर साहब, इसमें ना मुझे अभी बस ये इसी से याद आ गया कि अभी मैं लाहौर में आया हूँ, तो महल्ले की जो दुकान वाला है वो मुझे दूध की जो दुकान जो है वो 1.5 लीटर उस पर मुझे 20-25 रुपये कम दे देता है, जो अगर मैं इम्तियाज से लेने जाऊँ या अल्फलाह से लेने। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अब ये देखें, ये अगर हम सप्लाई चेन की बात करें ना, तो सप्लाई चेन में 2 सेक्टर्स हैं जो अनटैप्ड हैं। एक रिटेलर जिसको गवर्नमेंट टैप करने की कोशिश कर रही है थ्रू ताजर 2 स्कीम ब्ला ब्ला, और एक है जो होलसेल का है। होलसेल की मार्केट्स पूरे पाकिस्तान में, आप कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कहीं पे भी बात कर लें, होलसेल की किसी मार्केट में एफबीआर का कोई कंट्रोल नहीं है और वहाँ पे कोई कंप्लायंस नाम की चीज़ नहीं है। आपको एक्सेप्शंस हर जगह पे मिल जाएंगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो मिडल वाला बंदा है ना जी, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, वो हमें या बड़ा जो रिटेलर है वो पकड़ा गया हुआ है, या जो अपने आप को खुद से रजिस्टर करवा लेता है। आप अगर एक स्टील के छोटे से ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर की बात करें ना सर, तो वो कहता है कि जी मैं होलसेल मार्केट से जब स्टील लेने जाता हूँ मुझे कोई बंदा इनवाइस ही नहीं देता। मैं एक्सेसरीज लेने जाता हूँ, मुझे कोई बंदा इनवाइस नहीं। सेम इज़ द केस विद गारमेंट सेक्टर। वो कहता है जी मैं आजम क्लॉथ मार्केट से कपड़ा उठा के लाता हूँ। आप कराची में जानते हैं, मुझे बताएं, आप कराची की जो सैनिटरी की मार्केट है वहाँ पे चले जाएं और आप उनसे कहें कि आप कमोड लें, आप सैनिटरी लें, टाइल्स लें, कुछ लें, सारी की सारी स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स के ऊपर है, आपको कोई बंदा इनवॉइस कोई भी नहीं देता। बिल्कुल कोई सेल्स टैक्स की इनवॉइस नहीं देता। इसका मतलब है कि ये होलसेल की मार्केट्स के अंदर गैप्स हैं। ठीक है, जब तक होलसेल की यानी कमर्शियल इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर की पूरी क्वांटिटी आपकी सिस्टम में नहीं आएगी, इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर की पूरी प्रोडक्शन और इंपोर्ट सिस्टम में नहीं आएगी, तब तक आपका आप जितनी मर्जी डिजिटलाइजेशन कर ले, ऑटोमेशन कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। ट्रैक एंड ट्रेस जो है ये किसी इंडस्ट्री में इन्होंने लाइक शुगर में आई गेस इन्होंने इंट्रोड्यूस, शुगर में है, सिगरेट्स में भी है, तो उसमें भी पार्शियली सक्सेसफुल है, उसके अंदर भी। और पीओएस की जब हम बात करते हैं तो अभी रिसेंटली आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी कंपेन चली है कि पीओएस से रसीद निकल रही है लेकिन वो वेरीफाइबल नहीं है, जो एसटीएनस। अनफॉर्चुनेट। तो अब इसमें मतलब कि नॉट ओनली कि डिपार्टमेंट ने तो आपको डिजिटाइजेशन भी कर दी, सब कुछ कर दिया, बट वी एज पीपल, जिसकी मतलब कि हमने डिपार्टमेंट की खराबियों की बात भी की, टैक्स सिस्टम की खराबियों की बात भी की, तो हम अपनी खराबियों की बात भी करें ना यहाँ पे, कि हमने वो जो पीओएस से वो निकल रही है सेल्स टैक्स की रसीद, और वो सेल्स टैक्स रसीद जो है वेरीफाई नहीं होती। एक थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ दे दें वो रसीद वेरिफिकेशन का वो चीज़ क्या है
सो दैट कि अगर कल कोई बंदा जो है जो हमारी पॉडकास्ट देखता है वो वेरीफाई करने की कोशिश करता है तो उसका प्रोसेस क्या, थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। पहले तो मैं आपको आपके पहले कमेंट का जवाब दे दूँ। मेरे ज़ाती नज़र में हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि इनकम टैक्स की चोरी जो है ना वो चोरी है, क्योंकि वो आपका टैक्स था, आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। मेरे नज़दीक सेल्स टैक्स की चोरी डाका है, यानी आपने किसी से ले लिया था और आगे नहीं पे किया। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें 2 लाख रुपए की सैनिटरी ख़रीद के लाता हूँ बाज़ार से, उसके ऊपर मैंने 38,000 सेल्स टैक्स पे किया है, अगर वो रिटेलर वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो वो डाका है। पहली बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो POS का सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो हमें अलाउ करता है कि आपको जो रिटेलर ने इन्वॉइस दिया है वो आप FBR के सिस्टम पे अपलोड करें। FBR उसके ऊपर पहले लकी ड्रॉ करके कुछ प्राइजेस भी दे रहा था, तो लोगों को इंसेंटिव्स होते थे कि इसके ऊपर अपलोड करें। मुझे बताएं कि अगर मुझे उस अपलोड करने का कोई बेनिफिट नहीं है तो वाई आई विल बी टेकिंग दैट पेन। हमारे यहाँ तो लोग बिजली का बिल आखिरी तारीख में जमा कराते हैं, तो मैंने अगर दूसरे तीसरे दिन एक इन्वॉइस ली है रिटेलर की, तो मैं उसको उसके ऊपर अपलोड क्यों करूँगा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग कि ये किसी ने पे किया या नहीं किया। और फिर यहाँ पे FBR की जो इन्फोर्समेंट है उसका भी प्रॉब्लम है। FBR को अपनी इन्फोर्समेंट की जो पावर्स और कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। पावर्स मैंने कहा है, और कैपेसिटी का मतलब ये है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, टीम्स देनी पड़ेगी, पर्सनल देना पड़ेगा। और पावर का मतलब ये है कि जब वो एक जहाँ पे जाते हैं, अगर नॉन कंप्लाइंस ऑब्जर्व करते हैं तो पता चले वो उनको आगे से कोई फिजिकल थ्रेट आ गया है तो वो उनको पावर्स मिलनी चाहिए, और फिर लीगल पावर भी उनके होनी चाहिए जो इमीडिएट उसका। यहाँ पे तो एक स्टे ले लें, वो सालों साल स्टे चलता रहता है, तो वो फिर जो इन्फोर्समेंट है FBR की वो डिस्करेज होती है। थैंक यू जी। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ, बेसिकली आई एम नैरिंग डाउन टुवर्ड्स क्लोजर। तो अब मैं अपने ऊपर मीन्स जो पब्लिक है उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ ये पॉडकास्ट क्लोज करते वक्त, कि टैक्स फाइलिंग का जो कल्चर है उसके बारे में ब्रीफ दीजिए। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, किसी जगह पे किसी अखबार में पढ़ा था, इतना मुझे याद है कि इंडिया के अंदर जो है एवरीबॉडी नोज़ हिज टैक्स नंबर NTN बाई हार्ट, एवरी इंडिविजुअल। अब हमारे यहाँ जब से NIC का नंबर किया तो थोड़ा सा इजी हो गया। टिल द टाइम इट वाज NTN, नोबॉडी रिमेंबर्ड हिज और हर NTN बाई हार्ट, किसी को अपना NTN याद नहीं था। तो उसके बाद हम टैक्स फाइलिंग की बात करते हैं। टैक्स फाइलिंग जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हमारे यहाँ है उसकी जो परसेंटेजेस हैं वो सबके सामने है, तो आप उसके बारे में रिकमेंड दीजिए कि ये एक तो इतनी डिसबल क्यों है और क्या किया जा सकता है टू इम्प्रूव दिस। ये देखें, ये पॉलिसी साइड भी हमारी थोड़ी सी वीक रही है पिछले कोई 20 सालों में। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले तक ये कहा जाता था कि जिन लोगों का सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाता है और एम्प्लॉयर अगर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा करा देता है तो एम्प्लॉय को टैक्स जमा कराने की जरूरत ही नहीं। फिर टैक्स रिटर्न जमा करवा देते थे, एसेट स्टेटमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही है। फिर एसेट स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं थी। फिर उसके अंदर रिकंसिलिएशन के अंदर कोई चेक्स नहीं थे कि आप उसको चेंज ना कर सकें लेटर ऑन या क्या। तो ये कुछ 10 साल में, पिछले साल में मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा, हमारे ICAP के एक मेंबर थे, यूसुफ साहब क्या नाम था उनका, ही टुक द स्टेप टू डिजिटलाइज द बहुत बड़े अच्छे जिन्होंने ये डिजिटाइजेशन शुरू की थी FBR के अंदर। FBR के चेयरमैन थे हमारे उसके इंस्टीट्यूट के मेंबर, उन्होंने स्टेप लिया था। अब देखिए, जब आप ये कह देते हैं कि 20-22 लाख बंदा है उसको रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत, अब लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स फाइलिंग वो ही नहीं था। अब लोग कहते, दूसरा ये कि लोगों का ख्याल ये कि जी टैक्स तो साडा कट गया, हूँ असी को रिटर्न जमा करवाइए। तो वो दूसरी ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस तरह के जितने भी स्टेप होते हैं फॉर द वेलफेयर, फॉर द ट्रेंड सेटिंग, ये जो होते हैं ना, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत होते हैं। आपको अपने आप को एग्जाम्पलरी करना पड़ेगा कि देखें हमारे पार्लियामेंटेरियंस सारे के सारे टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, हमारे टॉप के जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं तो लोग करवाएंगे। एग्जैक्टली अगर वो टैक्स पे करते हैं तो करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ इस वक्त तो कल्चर एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। हमने एक काम ये भी कर दिया हुआ है कि हमने बजाय इसके कि लोगों को हम फोर्स करें फाइलिंग की तरफ, हमने नॉन फाइलर की एक कैटेगरी अलग बना दी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मतलब कि भाई आप जो है सिग्नल तोड़ लें, सिग्नल तोड़ने से कुछ एक्सीडेंट हो जाए दैट डजंट मैटर, लेकिन सिग्नल तोड़ने का आपको कुछ चलान नहीं होना आपका, ठीक है जी, अब 500 रुपये आप ले जी, ठीक हो गया। तो ये नॉन फाइलर की अलहदा कैटेगरी,
आप देखें ना, नॉन फाइलर आ गया, नॉन फाइलर ने टैक्स पे कर दिया, आप उसको क्यों नहीं पिनलाइज करते? ये एफबीआर का एनफोर्समेंट का गैप है। अच्छा आमिर साहब, अब जो है आई एम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय पॉडकास्ट। इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इन दमसेल्व्स मुझे लग रहा है कि वो बड़े क्या कहते हैं, पूरी की पूरी जो है घंटे घंटे की पॉडकास्ट डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स और उनकी हिस्ट्री जो है वो क्या रही है, और उसके बारे में अगर आप जस्ट सर मैं आपको सिर्फ अपना एक ज़ाती राय दे देता हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है, आप उसको ट्राई टेस्ट, आप मुझे बताएं, हमारे साथ इंडिया है, हाँ मुझे बताएं पिछले 1947 से लेकर अब तक उनके अंदर कितनी लीगल चेंजेस हैं? एग्जैक्टली। कोई टैक्स का लॉ नहीं चेंज हुआ, कोई लोकल लॉ नहीं चेंज हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एज सच नहीं हुई, ठीक है। और उनकी हालत देखें और हमारी दुनिया में, इसका मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता, जी सही है, एक्सेप्ट कि उसमें कोई फंडामेंटल चीज़ ही गलत हो। दुनिया में कोई सिस्टम बुरा नहीं होता। हमारे यहाँ पे कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, उनका ख्याल ये है कि हमें नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनानी चाहिए, इस तरह से वो बात करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। उसका पॉइंट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक है डेफिनेटली, लेकिन दुनिया में कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन बुरी होती है। आप इसकी बेहतरीन एग्जांपल इंडिया है। आप इंडिया का टैक्स सिस्टम देखें, 1947 से वही है, एंड दे हैव डन मिरेकल्स आउट ऑफ दैट। ओके। और आप अपना सिस्टम देख लें, आप हर रोज चेंजेस लाते हैं और उसका आउटपुट देख लें। सिस्टम सर ठीक है, अवेलेबल है, एफबीआर जितना इस वक्त डिजिटलाइज हो चुका हुआ है, बहुत है, इंप्रूवमेंट करते जाएं, लेकिन जब आप ड्रास्टिकली किसी चीज़ को चेंज करते हैं ना, तो लोग उतने लूप होल भी निकाल लेते हैं। और सब आखिरी क्वेश्चन मेरा यही था कि मतलब कि हम किन की तरफ देखें अगर हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिकॉज हमें इन्हीं की तरफ देखना चाहिए ना, मतलब कि जो रीजनल हमारे वो लोग हैं उन्हीं की तरफ देखें। तो आपने दे दिया इसका जवाब। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। इसी के साथ जो है हम अपनी इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं जी। आपने हमें बहुत वक्त दिया, इंसाइट दी आपने, हमारे तमाम सवालात का बड़ा खातर खा जवाब दिया। बट इतने मुश्किल सवालात इसलिए नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ तो इसलिए मुश्किल थे, मतलब कि दे डिमांड लॉट ऑफ एलेबोरेशन। हमने अपने कम से कम टाइम में जो हमारे पास अवेलेबल था उसमें इसको कवर करने की कोशिश की, और हम लोगों से फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे, और इसको आगे भी क्या कहते हैं, इसी की सीरीज़ को भी हम आगे लेके चलेंगे। हमें कोई फीडबैक मिलता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, किसी पर्टिकुलर आस्पेक्ट के बारे में, तो हम उसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। हमें सब थैंक यू वेरी मच। आखिर पे आप जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ईशान। देखिए, दुनिया में जो भी नेशंस तरक्की करती हैं ना, आप उनकी सिर्फ पिछले 1 साल से ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ फंडामेंटल चेंजेस करनी पड़ती हैं आपकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनके अंदर, और कुछ सिंबॉलिक स्टेप्स होते हैं जो लीडरशिप की तरफ से आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लैग करते हैं इस चीज़ के अंदर, जो आखिर पे मैंने चीज़ कही है। हमारी लीडरशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन इन पर्टिकुलर पर्सन, एंड नॉट टॉकिंग अबाउट, हमारी लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा सिंबॉलिक स्टेप देने में नाकाम रही है। आप पिछले सिर्फ 10 साल का एनालिसिस कर लें, हर बंदा लग्जरी से, हर आने वाला हुक्मरान बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ, बेहतरीन से बेहतरीन होटल्स, बेहतरीन से बेहतरीन लाइफ। अब आप देखें, सिर्फ कल की एग्जांपल लें तो पंजाब गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए DHA में को 2 अरब रुपए के 30 घर बना रही है, और वो सुना है कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट घर बन रहे हैं। या जिस मुल्क में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट घर चाहिए। आप कहें कि जी हम सिंपल 2 बेड अपार्टमेंट बना के देंगे, ठीक है, जिसमें आप रहेंगे, और इसी तरह से सिंबॉलिकली लीडर्स भी उसी को फॉलो करें। बिल्कुल सही है। दुनिया में आप देखें ना जी, बोरिस जॉनसन की कल मैंने वीडियो देखी है, ही वाज जस्ट स्टेपिंग डाउन आउट ऑफ अ ट्रेन, ना उसके पास कोई बॉडीगार्ड था ना कुछ और था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा पढ़ा के अपनी लाइफ जो है वो मेंटेन कर रहा है, सिर्फ उनको वो सिक्योरिटी देते हैं बीइंग एन एक्स प्रेसिडेंट। यूरोप में तो वो भी नहीं देते, ठीक है। आपको एंजेला मर्केल्स को आप स्टडी करके देख लें, 2 कमरों के अपार्टमेंट में रही है वो 18 साल। दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। हमारी जो लीडरशिप है, जब तक सिंबॉलिक कुछ स्टेप्स नहीं लेगी, अगर आपके पास पर्सनल वेल्थ भी मौजूद है ना, आप बिलियनियर हैं,
तब भी अल्लाह ताला ने आपको किसी कौम का लीडर बना दिया है, तो फॉर द सेक ऑफ नेशन अपने आप को एक स्टैंडर्ड सी लाइफ गुजारें ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर व्यूइंग दिस। होपफुली यू विल फाइंड दिस पॉडकास्ट वेरी इंफॉर्मेटिव, और अगर आपके पास कुछ कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की कोई इनपुट हो तो काइंडली नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक यू जी। थैंक